आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पॉक्सो एक्ट के संदर्भ में एक बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट आपसे शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। और उसकी वजह ये है कि जितने भी पॉक्सो के जो मुकदमे हैं जिसमें कि बॉय और गर्ल के लव अफेयर की वजह से मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके माता पिता ने कराए हैं, तो उस तरह के मुकदमे में जो आरोपी है, जो लड़का है, उसको किस प्रकार से फ़ायदा मिल सकता है, और उसके लिए उसके पक्ष में एक जजमेंट है जो रिसेंटली का बेल को लेकर के उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया है। ऋतिक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में रिसेंटली मार्च 2024 के महीने में जजमेंट डिलीवर हुआ है। साथियों, जितने भी पॉक्सो के केस होते हैं जो लव अफेयर वाले होते हैं, क्योंकि अधिकतर मामले आजकल वही आ रहे हैं, क्योंकि लड़के लड़कियों को पता नहीं होता है कि ऐसा भी कोई एक्ट होता है जो 18 साल से कम की एज में अगर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया जाए तो जो लड़का है उसके खिलाफ पॉक्सो जैसा गंभीर मुकदमा दर्ज हो सकता है, जिसमें आपको ही पता है कि जिसमें 10 साल से 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अब कई बार ये गलती जो टीनेज उम्र के जो बच्चे होते हैं वो कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। अब उसके बाद जो लड़की है, कई बार लड़की को ही पता होता है कि मैंने जो भी किया है अपनी स्वेच्छा से किया है, लेकिन चूंकि पॉक्सो एक्ट है, आपको ही पता है कि पॉक्सो एक्ट में लड़की अगर 18 साल से कम उम्र की है तो वो स्वेच्छा से उसकी सहमति थी वो उस एक्ट के लिए या फिर नहीं थी, इस बात से कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून उसको सजा देगा लड़के को, क्योंकि लड़के ने अपराध किया है, क्योंकि लड़की की कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप ये दलील नहीं दे सकते हैं कि लड़की की सहमति थी। लेकिन उसके बावजूद रिसेंटली जो जजमेंट आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हाई कोर्ट के जो जजमेंट हैं, तो कई बार हमने देखा है कि जहाँ पे जो लव अफेयर्स के जो जो मामले कोर्ट के पास आ रहे हैं, तो कोर्ट उसमें अधिकतर मामलों में कोर्ट के द्वारा ये इस तरह का जजमेंट दिया जाता है ताकि जो लड़का है उसके साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, जहाँ पे लड़की की सहमति थी। तो ये जो जजमेंट आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ वो वही जजमेंट है। साथ ही इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि जो लड़की थी, लड़की के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था, एफआईआर दर्ज करवाया था, और जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 5 और 6। आपको पता होगा 363, 366 किडनैपिंग एडोप्शन के लिए है, 376 रेप के लिए है। चूँकि लड़की की उम्र कम थी इसलिए पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 5 और 6 लगा दिया गया। लड़की के 161 के स्टेटमेंट हुए और 164 के स्टेटमेंट में लड़की ने ये कहा कि वो आरोपी को पहचानती है, उसके और उस लड़के के बीच, दोनों के बीच लव अफेयर था, और वो खुद अपने घर से दीवार कूद करके भागी थी क्योंकि वो लड़के से शादी करना चाहती थी। ऐसा लड़की का 164 का स्टेटमेंट हुआ। उसके बाद लड़की ने, जब उसके बाद लड़की की कस्टडी दे दी गई उसके माता पिता को। जब चीफ एग्जामिनेशन होता है तो चीफ एग्जामिनेशन में लड़की कहती है कि यहाँ पे जो सारा जो दोष है उस लड़के का है, उसकी कोई सहमति नहीं थी, वो शादी नहीं करना चाहती है, कोई लव अफेयर नहीं था, लड़के ने उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे। अब आप देख रहे हैं 164 में स्टेटमेंट अलग है, 160 और जो कोर्ट के सामने जो चीफ एग्जामिनेशन उसमें स्टेटमेंट अलग है। ऐसा क्यों होता है? जैसा अधिकतर मामलों में होता है, क्योंकि जब 164 के स्टेटमेंट होता है तो उस समय वो चूँकि इमीडिएटली होता है, उस समय जो वास्तव में जो घटना होती है लड़की वो बता देती है। लेकिन जब लड़की माता पिता की कस्टडी में जाती है तो वो वही बोलती है जो उसके माता पिता बोलते हैं। तो यही वजह है कि चीफ एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। अब जब लड़की का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो लड़की से पूछा गया कि जब 164 का स्टेटमेंट देने के लिए आप कोर्ट आई थी, आपके साथ कौन कौन था? लड़की ने कहा कि उसके माता पिता और पुलिस वाले थे। तो ये जो मामला था, ये मामला हाई कोर्ट के समक्ष बेल एप्लीकेशन को लेकर के गया, क्योंकि लड़का जेल में था। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो यहाँ पे ये जो सर्कमस्टेंस है इस केस का, यहाँ पे वास्तव में 164 का स्टेटमेंट ज़्यादा रिलायबल है बजाय चीफ एग्जामिनेशन के, क्रॉस एग्जामिनेशन के। क्योंकि जब लड़की चीफ एग्जामिनेशन देने आई तो उस समय उसके माता पिता और पुलिस वाले साथ में थे, तो झूठ बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आखिर लड़की ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? उसका कोई रीज़न नहीं है। प्रोसिक्यूशन के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिर लड़की, जबकि उसके माता पिता साथ में थे, पुलिस वाले साथ में थे, लड़की ने ऐसा भी नहीं कहा कि नहीं उसको धमकी दी गई पुलिस वालों के द्वारा, क्योंकि उसके माता पिता भी साथ में थे। तो कोर्ट ने कहा कि अब जो चीफ एग्जामिनेशन हुआ है, चूंकि उसमें जो कस्टडी थी वो उसके माता पिता के पास थी, तो निश्चित रूप से वो आफ्टर थॉट था, मतलब कि मामले में बढ़ा चढ़ा करके कहानी बना करके प्रस्तुत की गई थी।
तो हाई कोर्ट ने इस आधार पर आरोपी को, जो लड़का था 19 साल का लड़का था, उसको बेल ग्रांट कर दिया। तो साथियों, ये जो केस आपसे शेयर करने की वजह ये है कि अगर आपका मुकदमा कुछ इस तरह का है कि 164 के जो स्टेटमेंट हैं वो लड़की ने आपके पक्ष में दिए हैं, और भले ही वो चीफ एग्जामिनेशन में पलट गई है, क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने एडवर्स स्टेटमेंट दिए हैं जो आरोपी के खिलाफ हैं, तो 164 के स्टेटमेंट का आप सहारा ले सकते हैं। आल्दो वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होते हैं। ट्रायल की बात कर रहा हूँ मैं, सज़ा के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जहाँ बेल की बात है वहाँ बेल के लिए आप 164 का स्टेटमेंट अगर आपके फेवर में है तो बेहद इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आरोपी के फेवर में है, और इसका फ़ायदा आरोपी को मिलता भी। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपका मुकदमा कुछ ऐसा है तो निश्चित रूप से ये जो जजमेंट है, इसका आपको केस नंबर ऐड कर दे रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको, तो वो बेहद महत्वपूर्ण है उनके लिए जहाँ की इस प्रकार के सर्कमस्टेंस में अन्य केस में होते हैं, और अधिकतर मामले में ऐसे सर्कमस्टेंस होते ही हमने देखा है इस प्रकार के मामले। तो आप जब भी कोर्ट में आर्गूमेंट करने जाएं तो इस प्रकार के कुछ जजमेंट कोर्ट को जरूर प्रोड्यूस करें, ताकि कोर्ट, अगर इस प्रकार के जजमेंट को अगर कोर्ट के द्वारा अप्रिशिएट किया जाता है तो आरोपी को बेल मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। धन्यवाद।